ले जी, हमने रेटिंग हमने कर ली है। उस रेटिंग को करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आज लिस्ट्रेशन। पहले हम सीखते हैं कि उस रेटिंग के मुताबिक डिफरेंट जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लिस्ट्रेशन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। सैलरी के हेड की हम पहले लिस्ट्रेशन करेंगे, कोई तकरीबन 43 के करीब है, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 25 करेंगे जो हमारे मकसद की हैं। हुआ तो हम सारी कर लेंगे और एक ही लेक्चर में हमने ये कवर करनी है, या इसके साथ हो सकता है कि मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले जी, मिस्टर शरीफ इज़ वर्किंग इन द स्केल ऑफ 20,000, 2,000 एंड 30,000। इट्स मीन ये जब तीन इस तरह के पॉइंट्स दिए होंगे आपको, तो हमें सबसे पहले वाली वैल्यू चाहिए कौन सी, 20,000 वाली। तो 20,000 हमें चाहिए। असल में ये क्या है, MTS है, मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल हम कब यूज़ करेंगे, जब कभी भी अकामोडेशन में फैसिलिटी की बात होगी तो तब हमें इस्तेमाल करना है। अभी हम देख लेते हैं, लेकिन हम इसे क्वेश्चन में लिखते हैं। लिखते कैसे हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखेंगे। बेसिक सैलरी के नीचे हम इस तरह से इसे मेंशन कर देंगे जितना उसने कहा होगा। जैसे कि यहाँ पे उसने 20,000 कहा हुआ है, 20,000 के बाद कह रहा है जी 2,000 का इंक्रीमेंट होगा, और मैक्सिमम उसने कहा हुआ है जी ये 30,000 तक जाएगा, तो वो हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद कह रहा है जी हिज बेसिक सैलरी एट प्रेजेंट इज़ 24,000। उसकी जो मौजूदा तनख्वाह है वो कितनी है, 24,000। तो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि हम क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई किया करेंगे जब भी कभी हमें मंथली दी होगी। तो 24,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, तो हमारे पास इसकी टोटल सैलरी आ जाएगी 24,000 मल्टीप्लाई भी 12। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 2,88,000। उसके बाद कह रहा है जी ही रिसीव द फ्राम हिज एम्प्लॉयर हाउस रेंट अनाउंस। वो हाउस रेंट अनाउंस ले रहा है। अब हाउस रेंट अनाउंस का ट्रीटमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया हुआ है, और उसकी अमाउंट कितनी है, उसने रेट ऑफ 10,000, 10,000 रुपये एक महीने की पर मंथ, ये भी मंथली है। तो हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे टोटल के लिए। हाउस रेंट अनाउंस की उसने हमें अमाउंट जो दी हुई है वो है जी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो मंथली से एनुअली जब बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 की अमाउंट हो जाएगी। इसे हम ज़रा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 1,20,000 की ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। और उसने पूछा गया था, असल चीज़ है ये, जब क्वेश्चन आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो फिर ही आप इसे करना शुरू करेंगे, इससे पहले नहीं। उसने जो पूछा होता, कह रहा था कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शरीफ। टैक्सेबल इनकम नहीं पूछा हुआ, उसने टोटल इनकम कहा हुआ है। टोटल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का सम कर लेंगे। हमारे पास ये दो चीज़ें हैं तो हम इन बस दो चीज़ों का ही सम कर लेंगे। इन दो चीज़ों का सम करने पे हमारे पास जो टोटल इनकम आई है वो कितनी, 4,08,000 रुपये। तो ये जो 4,08,000 है ये हमारे पास टोटल इनकम है, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम बनती भी नहीं है। तो उसने जो हमसे क्वेश्चन किया हुआ था वो हमने उसे आंसर भी कर दिया है। अब जी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद अब हम 2 की तरफ चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, बी पॉइंट उसका कह रहा है अकोमोडेशन फैसिलिटी के हवाले से हमने ट्रीटमेंट सीख लिया हुआ इसका, कि नंबर 1 एक्चुअल रेंटल अमाउंट लिया करते हैं, नंबर 2 45% लिया करते हैं। हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 77 है, वर्किंग इन द स्केल ऑफ। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ आपको, नेम दिया मिस्टर शबीर का। तो आप जहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, मिस्टर शबीर लिख लेंगे, जो उसके नेम के स्पेलिंग हो गए। टैक्स ईयर कौन सा है, 2021 है, जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। टैक्स एंडेड पीरियड कौन सा है, 30/6/2021 ही हमेशा रहेगा। रेजिडेंट स्टेटस हमेशा रेजिडेंट आएगा, कभी भी आप नॉन रेजिडेंट नहीं लिखेंगे। कंपोटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ये हमेशा यही चीज़ें रहनी है। सिर्फ फर्स्ट पे आपने नेम चेंज करना है, बाकी चीज़ें आपने ज़ुबानी याद रख लेनी कि यही लिखनी है। अब दूसरे नंबर पे उसने कहा जी उसके बाद ही इज़ वर्किंग द स्केल ऑफ 25,000, 1,000 एंड 35,000। कहता है 25,000 रुपये उसकी जो है वो बुनियादी तनख्वाह शुरुआत थी जब उसने जो नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए ज्वाइनिंग दी होगी, या उसके स्केल की जो स्टार्टिंग पे है वो ये है। तो 25,000 रुपये हमें इसमें से चाहिए था, बाकी से हमें कोई कंसर्न नहीं है, वो 25 हम उठा लेंगे। एट द प्रेजेंट टाइम हिज बेसिक सैलरी इज़ 30,000। मौजूदा तनख्वाह कितनी है, 30,000 रुपये, और पर मंथ है। हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, बेसिक सैलरी सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद हमने MTS को इसके नीचे सिर्फ जस्ट ऐसे ही राइट डाउन कर लेना है। उससे नेक्स्ट जो हमारी बुनियादी बेसिक सैलरी थी, मल्टीप्लाई हम उसी से करके लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट 3,60,000 रुपये की आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा जी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 मिस्टर फैसल वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश अकामोडेशन। मिस्टर फैसल जो है, ये 20 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ 21 आना था, गलती से हो गया हुआ है, ये सारी लिस्टेशन में मिस्टेक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मिस्टर फैसल जो है, ये नाम भी गलत लिखा गया है। मिस्टर फैसल वाज प्रोवाइडेड, यहाँ मिस्टर शबीर आना चाहिए था, वाज प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री फर्निश अकामोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। उसे उसके मालिक की तरफ से जो है वो रेंट फ्री फर्निश अकामोडेशन की फैसिलिटी दी जा रही थी।
अनाउंस नहीं दिए जा रहे और फैसिलिटी का हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अनाउंस तो फुली टैक्सेबल हो जाते हैं, इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ही वाज एंटाइटल टू एन अकोमोडेशन अनाउंस ऑफ रुपीज़ 15,000, कहता है उसे 15,000 रुपये पर मंथ अनाउंस मिलने थे इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, अगर उसे घर में रहने की ये सहूलत ना मिलती तो। व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शबीर, कहता है जी मिस्टर शबीर की टोटल इनकम बताएं। अब उसने सबसे अहम चीज़ है ये यहाँ से लेकर इतना हिस्सा, ये हम क्या करेंगे, ही वॉज इंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन अमाउंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाउस रेंट फैसिलिटी का लिखेंगे, हाउस रेंट फैसिलिटी का लिख के इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, डेट्स इनफ, ये हमने अंडरलाइन कर लिया। नंबर 1 पे रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट लिखेंगे कि अगर उसे ये सहूलत ना मिलती तो कितने पैसे मिलने थे, तो वो उसने हमें बताया हुआ कितने हैं जी, 15,000 रुपये पर मंथ हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई भी 15 को कर लिया 12 से, तो 1,80,000 की हमारे पास वैल्यू आ गई है। उससे नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमने ये याद रखा होगा सारा कुछ, क्या हाउस रेंट फैसिलिटी आने पर क्या ट्रीटमेंट करना है। एंटाइटलमेंट की अमाउंट उसने दी होगी तो ठीक है लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं करेंगे, 45% ऑफ MTS लेके फुली टैक्सेबल कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें MTS दिया हुआ था, वैसे तो हम कहते हैं जी नंबर 2 पे 45% ऑफ MTS लिया करते हैं या फिर बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसलिए हम इसे लिखेंगे भी नहीं, तो 45% ऑफ MTS ले लेंगे। 45% ऑफ MTS लेंगे आप, तो आपके पास 25,000 का सबसे पहले उसकी बुनियादी तनख्वाह थी जो स्केल की थी, तो MTS का 25,000 रुपये जो हमारे पास वैल्यू थी वो उठाई हमने, मल्टीप्लाई भी 12 करेंगे, मल्टीप्लाई भी 45% हमने कर लिया। टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 1,35,000 की। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होनी है। तो एक बात हमने शुरू में स्टडी कर ली थी कि जब हमने रेटिंग पढ़ी है कि हमेशा हायर अमाउंट जो होगी, जब भी दो अमाउंट्स में से टैक्स लगाना होगा तो ग्रेटर अमाउंट पर ही, हायर अमाउंट पर ही टैक्स लगेगा, तो विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। आप बाकायदा ये मेंशन भी करेंगे इसके नीचे कि 1 और 2 दोनों में से कोई एक टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर 1,80,000 हायर अमाउंट है, तो आप क्या करेंगे 1,80,000 को टैक्सेबल कर देंगे। टोटल हमारे पास जो उसकी इनकम आ जाएगी वो कितनी आई है, 5,40,000। अब यही इनकम उसकी टोटल इनकम है, जब कभी वो टैक्सेबल बनाने की करके तो फिर हम डिडक्टेबल अनाउंस करते हैं, यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिंपली आपका इतना ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ टोटल इनकम आप 5,40,000 रुपये मेंशन कर देंगे। और यही देखें आप इनकम हमारे पास आई हुई उसकी जो उसने टोटल इनकम हमसे रिक्वायर्ड की थी। तो यहाँ तक ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी। कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मेरा नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप व्हाट्सएप करें, आपको वहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में दे दिया जाएगा। रिटर्न लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दें, उसका आपको आंसर भी दे दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेड की। टू अकोमोडेशन अनाउंस ऑफ ₹7,000 पर मंथ, कि उसे 7,000 रुपये एक महीने के अनाउंस मिलते। उसने अनाउंस की अमाउंट चेंज कर दी है, पहले कितनी कह रहा था 15,000, अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखेंगे तो वहाँ पर उसने कहा था कि 15,000 उसे अनाउंस मिलने थे, लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कह रहा है कि उसे 7,000 पर मंथ अनाउंस मिलने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस रेंट अनाउंस की जो हमने हाउस रेंट फैसिलिटी में जो हमने अमाउंट लिखी थी उसे ख़त्म करके 15 की बजाय 7,000 कर देंगे। फिर जी कह रहा है जी इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, अगर उसे ये सहूलत ना मिलती तो ये 7,000 के अनाउंस मिलने थे। बाकी सारे के सारे क्या कह रहा है, ऑल द रिमेनिंग पार्टिकुलर्स रिमेन अनचेंज्ड, वो बदले नहीं है। मतलब 30,000 सैलरी भी वैसे ही रहेगी, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 हमारे पास आ जाएगा। इससे नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हम जब फैसिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर 1 रेंट एंटाइटलमेंट अमाउंट हम लिखेंगे। रेंट एंटाइटलमेंट के बाद नंबर 2 पे हम 45% ऑफ MTS लेंगे और वो भी सेम ही रहेगा। अब जब हम 7,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी ये 84,000 की आएगी। 84,000 ये हो जाएगा, और दूसरी अमाउंट जो 45% लेने से आएगी वो हमारे पास आएगी 1,35,000। तो इन दोनों में से अब हमें हायर अमाउंट को टैक्सेबल करना है, तो वो जब हायर अमाउंट हम देखेंगे कौन सी है तो वो कौन सी आएगी, अब दूसरे नंबर वाली आ जाएगी, जिससे हमारी टोटल इनकम जो है वो चेंज हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4,95,000 की। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन की टोटल इनकम देखें तो वो क्या है, 4,95,000 है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में भी कह रहा है जी अज्यूम डैट इन इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिस्टर शबीर इज, कहता है 7 को अब सारा कुछ अज्यूम कर लें, मतलब 7,000 जिसमें आया है वो चेंजिंग उसी के मुताबिक रहने दें, जो 7 की इलस्ट्रेशन बन रही थी कंप्लीट करने के बाद वही सारा कुछ रहने दें। तो उसके मुताबिक क्या है, अज्यूम डैट इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिस्टर शबीर इज एम्प्लॉयड इन खुशाब वेयर द हाउस अनाउंस इज एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 30%। कहता है जी अब वो जो रह रहा है ना वो अदर देन बिग सिटी में है कहीं पर, तो उस पर रेट कितना वो उसने बता भी दिया आपको, हालांकि क्वेश्चन में पेपर में हो सकता है ना बताए, तो वो कितना है 30% उसने बता भी दिया। खुशाब है ही अदर देन बिग सिटी, याद रखिएगा ये बात। तो 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल MTS क्या है, साथ अगली बात भी बता दी कि MTS आप बेसिक सैलरी का नहीं लेंगे। ऑल द अदर पार्टिकुलर्स रिमेन द अनचेंज्ड, कहता है सेम रहेंगे बाकी सारे के सारे पार्टिकुलर। तो बाकी सारे के सारे पार्टिकुलर बेसिक सैलरी जो उसने दी हुई थी वो भी सेम रहेगी, MTS की अमाउंट भी सेम रहेगी। अब हमें क्या करना है, चेंज कहाँ पर आएगा, रेंट एंटाइटलमेंट भी 7,000 ही रहेगा,
चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज आएगा इस 45% की जगह पर हम क्या लेंगे? 30% लेंगे। और जब हम 30% लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब 84,000 तो वही रहेगा, लेकिन जब ये वाली वैल्यू चेंज होगी तो ये कितना आ जाएगा? आई थिंक 90,000 के करीब आएगा। बुक से भी मैं देख लेता हूँ, ये 90,000 ये जी। तो 84,000 और 90,000 में से कोई एक अमाउंट जो है हमने टैक्सेबल करनी थी, तो अब आपके पास हायर अमाउंट कौन सी आएगी? 90,000 की आ जाएगी। तो अब 3,60,000 और 90,000 का जब टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम कितनी आएगी? 4,50,000। ये देखें 4,50,000 की अमाउंट आपके पास टोटल इनकम के तौर पर आई हुई है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो सिंगल पॉइंट की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब ये ज़्यादा पॉइंट साथ इकट्ठे आ जाएंगे, कंबाइन आएंगे, तो तब भी ये ट्रीटमेंट सेम ही रहना है। अभी तो ये हम लिस्टेशन कर रहे हैं ना सिर्फ सैलरी की, तो बड़ा आसान है। आगे चल के जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 5 हेड्स की बात होगी, 5 हेड्स की, तो 5 हेड्स को हमने एट अ टाइम हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो हेड्स की तरतीब भी वहाँ पर रहती है कि हमने उन्हें तरतीब से लिखना है। सबसे पहले सैलरी का, फिर प्रॉपर्टी का, फिर बिजनेस का, फिर कैपिटल गेन का, और फिर अदर सोर्स का। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इनकी तरतीब कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर टीचर का पॉइंट आया तो सैलरी का ही हमें टोटल चाहिए होता है, तो हमने उस पर कंसेशन लेनी है, वरना वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत आसान है, आपको करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्टेशन है वो कन्वेंस के मतलब है। कन्वेंस का कैलकुलेशन जो को हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा हुआ जी। कन्वेंस अनाउंस जो होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं। कन्वेंस फैसिलिटी जो होती है, अगर सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए दी जाए तो 10% उसकी अमाउंट का लेके फिर मार्केट वैल्यू या कॉस्ट का हम गाड़ी की जो खरीदी होगी परचेजिंग हम 10% लेके फुली टैक्सेबल करते हैं। और अगर बहुत पर्पज़ के लिए हो, मतलब ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ है, तो देन 5% लेते हैं और उसे फुली टैक्सेबल करते हैं। और अगर लीज़ पर ली हो तो लीज़ पर लेने की वैल्यू नहीं देखनी, हमने देखना है कि उस गाड़ी की कीमत कितनी थी, उस कीमत का हम उसी तरह से, अगर पर्सनल है तो 10%, अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों है बहुत पर्पज़ के लिए तो फिर 5% लेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। लिस्टेशन नंबर 9 है हमारे पास, पेज नंबर 79 है मौज़ूम मुगल की 2020-21 सेक्शन वाली बुक का, सेशन वाली बुक का। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं क्या उसने दिया। उसने पार्टिकुलर्स दिए हुए, कहते हैं जी मिस्टर सलीम, नाम बदल गया, तो हम सबसे पहले तो इसका नेम चेंज करेंगे, मिस्टर सलीम लिखेंगे। बाकी सारे पार्टिकुलर्स मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सेम रहेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मिस्टर सलीम एनुअल सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2020, ये 2021 के लिए होना था, 20 नहीं है, इस रुपीज़ 1,80,000। वो कहते जी 1,80,000 रुपये वो 2020 साल के लिए सैलरी ले रहा था। तो मतलब हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने हमें सैलरी वैसे ही एनुअली बताई हुई बेटा। तो ये बात ध्यान में रखें। ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड 2,500 पर मंथ एज कन्वेंस अनाउंस। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें MTS नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो हम इसे लिखेंगे भी नहीं, ख़त्म कर देंगे। दूसरे नंबर पर वो और कह रहा है जी हमें उससे नेक्स्ट कि उसे 25 रुपये पर मंथ अनाउंस मिल रहे थे। इस अनाउंस की कैलकुलेशन पर मंथ है एज कन्वेंस अनाउंस बाय द एम्प्लॉयर, उसके मालिक की तरफ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कन्वेंस अनाउंस मेंशन करेंगे, वैल्यू उसने हमें मंथ दी हुई है, तो हम इसे मंथली की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 30,000 की। तो 30,000 जो होगा हमारे लिए क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि कन्वेंस अनाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, तो हमने उसे मंथली से एनुअली में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके हमारे पास ये दोनों को सम करेंगे, 1,80,000 और 30,000 को, तो 2,10,000 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आप लिस्टेशन में सोल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एलिस्ट्रेशन नंबर 10 है जी। एलिस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या कह रहा है? मिस्टर सर्वर एनुअल सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2020 इज रुपीज़ 4,20,000। कहता है 4,20,000 रुपये वो क्या ले रहा है? बेसिक सैलरी ले रहा है। तो अब इसकी बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सबसे पहले उसका नाम चेंज होगा, मिस्टर सर्वर। मिस्टर सर्वर से बाद बाकी सारे कंपोटेंशन जो है वो रिमेन सेम रहेंगे। पार्टिकुलर्स जो है टैक्स ईयर एंडेड, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंपोटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। बेसिक सैलरी हमने चेंज कर दी, 4,20,000 हमने कर दी जी। उससे नेक्स्ट वो कह रहा है जी ही इज़ प्रोवाइडेड अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज़, उसने उसके ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी दी हुई है। बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके मालिक की तरफ से मिली हुई है। द कार वाज परचेज, कार को ख़रीदा गया था बाय द एम्प्लॉयर फॉर रुपीज़ 11,80,000। 11,80,000 रुपये में ये गाड़ी खरीदी गई थी। 11,80,000 की हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे? हम क्या करते हैं, अब उसने जो गाड़ी दी हुई है किस मकसद के लिए दी हुई? सिर्फ फॉर पर्सनल यूज़ उसने कहा हुआ है, पर्सनल यूज़ सिर्फ करने के लिए दी गई है। तो पर्सनल यूज़ के लिए दी गई है, तो फिर हम 10% लेंगे इसकी गाड़ी की वैल्यू का, मल्टीप्लाई से कर देंगे 10% से, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है लिस्टेशन नंबर 10 में, वो आएगी 1,18,000 रुपये की। 1,18,000 की अमाउंट हम फुली टैक्सेबल कर देंगे। ये क्या होगी? कन्वेंस फैसिलिटी फॉर
पर्सनल यूज़। ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका 11,10,000 का 11,18,000 का हम 10% लेके फुली 10% लेके फुली टैक्सेबल कर देंगे। तो 4,20,000 प्लस 1,18,000 दोनों को सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4,38,000 की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे बुक में इलस्ट्रेशन को, तो इसका आंसर भी सोल्यूशन भी उसने यही बनाया। हाँ, उसने ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं, आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज़ इट इज़ जिस तरह इलस्ट्रेशन में मैंने चीज़ें लिखी हैं इतना लिख दें तो डेट्स इनफ, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर में कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं होगी मार्क्स इस हवाले से। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कह रहा है 10 ही ज्यूम कर लें सारी, कह रहा है द मोटर व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पज़। कहता है बहुत पर्पज़ के लिए मिली हुई है। अब क्या करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होनी है, हमने 10% की जगह क्या लेना है 5%, और दूसरे नंबर पर हमने पार्टिकुलर्स में क्या करना है, कन्वेंस फैसिलिटी फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड फॉर बहुत पर्पज़, दोनों मकासद के लिए दी गई है। तो अब 11,18,000 का जब आप लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 59,000 आएगा। अब 4,20,000 और 59,000 को आप सम अप करेंगे तो सम अप करने के बाद आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 4,79,000 की, जो रजिस्ट्रेशन में भी यही आंसर दिया हुआ है। आप इसे अच्छे तरीके से आराम से एक एक करके सीख लें, समझ लें, तो आपको आसानी होगी सारे का सारा क्वेश्चन करने में। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसने नाम चेंज कर दिया, मिस्टर समी सैलरीज 22,000 पर मंथ। क्या है, पर मंथ ये सैलरी है। सबसे पहले नाम चेंज किया तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, मिस्टर समीज सैलरी, तो मिस्टर समी हम लिखेंगे, बाकी पार्टिकुलर्स जो है वो सेम रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कह रहा है 22,000 उसकी जो है वो पर मंथ तनख्वाह है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, एनुअल बना लेंगे। एनुअल बनाने पर हमारे पास जो आंस आएगा वो आएगा 12 रजिस्ट्रेशन में आंस हमारे पास आएगा 2,64,000। हम इसका सोल्यूशन भी साथ निकाल लेते हैं ताकि हमें ज़रा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। 2,64,000 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है ही रिसीव कमीशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज़ 33,000, 33,000 रुपये इस साल के दौरान उसने कमीशन भी रिसीव की है। याद रखिएगा 5 चीज़ें हैं जो फुली टैक्सेबल होती हैं सैलरी की तरह बिल्कुल। वो कौन कौन सी हैं, बोनस है, कमीशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अनाउंस है, ओवरसीज अनाउंस है और डीएनएस अनाउंस है। मैं लिख भी देता हूँ, राइट डाउन कर देता हूँ, तो ये सैलरी का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर कमीशन आपको किसी थर्ड पार्टी से मिली है, किसी थर्ड पार्टी का कोई एग्रीमेंट करवाने पर मिली है या किसी कुछ चीज़ सेल करने पर मिली है, तो थर्ड पार्टी कमीशन जो होती है हमेशा एफटीआर में जाती है, फाइनल टैक्स रिजीम में। इस पर फिक्स टैक्स होता है, इसे हम सैलरी का या टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयर से नहीं आपको मिली। अच्छा, दूसरी चीज़ इन 5 के अलावा बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, कमीशन। तो कमीशन हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है हम इसे क्या करेंगे, 33,000 उसने कुछ नहीं बताया, हमारे पास मंथली है या एनुअली है, तो हम इसे एनुअली ही कंसीडर करते हुए क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। कमीशन से नेक्स्ट कह रहा है ही इज़ प्रोवाइडेड अ जी बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके मालिक की तरफ से एक जी मिली हुई है एज वेल एज ऑफिशियल यूज़र। ऑफिशियल यूज़ के लिए सिर्फ द एम्प्लॉयर टुक दिस जी फ्राम लीजिंग कंपनी पर्सनल एंड एज वेल एज ऑफिशियल यूज़, दोनों का बाद पर्पज़ के लिए। बहुत पर्पज़ के बाद एम्प्लॉयर टुक हिज जी फ्राम लीजिंग कंपनी, एक लीजिंग कंपनी से ली हुई है, हमें लीज से कोई गर्ज नहीं है, एट एनुअल लीज ऑफ ₹80,000, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द जीप एट कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज ₹8,50,000। कहते हैं जब जीप ली गई तब इस गाड़ी की जो कीमत थी, उस कन्वेंस को जो हमने ली है लीज पर, इस गाड़ी की जो कीमत थी वो 8,50,000 थी, तो हम 8,50,000 का 5% ले लेंगे। तो कन्वेंस फॉर बोथ पर्पस क्या करेंगे जी, 8,50,000 की हमारे पास अमाउंट है, इसका हम 5% ले लेंगे। तो 5% लेने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी जी 42,500 की। 42,500 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, इस सब का टोटल, उसने कहा जी कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर समी, तो अब इसकी टोटल इनकम आ चुकी है। हम इन तीनों वैल्यूज़ का जब टोटल करेंगे तो 2,97,000 की आपके पास वैल्यू आएगी। सॉरी हमने कहीं मिस्टेक की है, 3,39,500 उसने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ, हमारा जो है वो यार सॉरी इसके सम अप में इशू है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सेल है बेटा, एक्सेल में ऑटो कैलकुलेशन कर रहा है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3,39,500 की, तो 3,39,500 ही उसने आंसर कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमने
क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर लिया एलिस्ट्रेशन के हवाले से। एलिस्ट्रेशन नंबर 13 है, कहते हैं जी मिस्टर अमजद, नाम बदल गया तो सबसे पहले तो इसका मिस्टर अमजद साहिब का नाम हम चेंज करेंगे। मिस्टर अमजद तो बाकी रिमेनिंग पार्टिकुलर्स हमारे जो हैं वो सेम रहेंगे। मिस्टर अमजद के हवाले से क्या कह रहा है, एनुअल सैलरी रुपीज़ 5,40,000, तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी चेंज कर दें जो कि 5,40,000 है। तो बेसिक सैलरी हमने ये लिख ली 5,40,000। इससे नेक्स्ट कह रहा है जी हिज एम्प्लॉयर आल्सो प्रोवाइडेड हिम मेडिकल अनाउंस, उसका मालक जो है उसे मेडिकल अनाउंस दे रहा है। अब मेडिकल अनाउंस का हमने ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है कि ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, मेडिकल अनाउंस और फैसिलिटी, तो अंडर द टर्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं और नॉट अंडर द टर्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं। और अगर साथ कुछ भी ना दिया हुआ तो हम क्या कंसीडर करते हैं, ये नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर जो अब उसने साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, कहता है जी एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर ये वो, तो हमें एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर से कोई गर्ज नहीं होती, ये हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हमें मेडिकल अनाउंस से गर्ज ही वो हमने देख लिए हैं कि कितने हैं, 5,000 पर मंथ मिल रहे हैं। कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमजद, मिस्टर अमजद की कैलकुलेट करें टोटल इनकम को, तो हम क्या करेंगे, मेडिकल अनाउंस को किसके मुताबिक ट्रीट करेंगे, नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक। नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मेडिकल अनाउंस जो होते हैं ये एग्जेम्प्ट होते हैं अपनी ही वैल्यू में से, इसका लेस एग्जेम्प्ट कितने परसेंट, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का हम 10% लेके क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। अब अनाउंस दिए कितने हुए थे, अनाउंस उसने दिए हुए थे हमें 5,000 पर मंथ, तो हम क्या करेंगे 5,000 पर मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो हमारे पास ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 60,000 की अमाउंट आ जाएगी। 60,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेके। यहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी है हमारे पास, बेसिक सैलरी उसने 5,40,000 दी हुई है, हम इसका जब 10% लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 54,000। तो इसमें से 54,000 को हमने माइनस कैसे करना है वो मैं कंप्लीट मेथड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा के हम करेंगे और इसके नीचे एक लाइन भी हम मेंशन किया करते हैं। सिंगल लाइन आपने ड्रा करनी है, सिंगल लाइन ड्रा करके आप इसे, बाकी जो वैल्यू होगी कितनी बचेगी, 60,000 में से 54,000 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 6,000 की बचेगी। अब इन दोनों वैल्यू को सम अप करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम उसकी कितनी आ रही जी, 5,46,000 जो है एग्जैक्टली इतना ही क्वेश्चन में आपको 5,46,000 की उसने अमाउंट दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एलिस्ट्रेशन नंबर 14 है। एलिस्ट्रेशन नंबर 14 के हवाले से हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें दी हुई। सबसे पहले उसने जी मिस्टर मोहम्मद नदीम, उसका नाम चेंज हो गया जी, तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, मिस्टर मोहम्मद नदीम। वही सब कुछ, बाकी रिमेनिंग पार्टिकुलर सेम रहेंगे। कह रहा है जी ही इज रिसीविंग अ मंथली सैलरी, मंथली दी हुई है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कितनी है जी मंथली, 80,000, तो हम 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। 80,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, वो कितना है जी 9,60,000 की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 को। ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्राम हिज एम्प्लॉयर इन 2020 अमाउंटिंग टू ₹17 लाख। कहते हैं जी उसे इंटरेस्ट फ्री लोन लिया हुआ है, और इंटरेस्ट फ्री लोन की हमने कैलकुलेशन, इंटरेस्ट बेंच मार्केट रेट कितना है हमने पढ़ लिया हुआ है 10% है, और अगर उससे कम रेट पर एम्प्लॉयर उसे लोन देगा तो जितना कम रेट पर देगा वो रेट हम चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो लोन की वैल्यू 10 लाख प्लस हो जाए, मतलब 10 लाख 1 रुपीज़ आ जाए, तो हम वहाँ से ये कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री लोन फ्राम एम्प्लॉयर हमने ये मेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे, 17 लाख उस लोन की वैल्यू थी, कितने परसेंट उसने लिया, कोई परसेंट नहीं ली जी, फ्री दिया हुआ था, तो अब हम इस पर 100% रेट चार्ज करेंगे 10%। ये कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 1,70,000 की अमाउंट आ जाएगी। अब इन दोनों अमाउंट को हम सम करेंगे, और कुछ भी नहीं उसने दिया हुआ, तो इन दोनों अमाउंट को सम करने पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, ये 11,30,000 बुक में, तो हमारे पास भी क्या आंसर आया है, 11,30,000 ही एग्जैक्टली आंसर है जो उसने दिया हुआ था। नेक्स्ट जी इज़ ₹6,50,000, उसकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, 6,50,000 रुपया, तो हमने बेसिक सैलरी उसकी लिख ली 6,50,000 रुपये, फाइनल कॉल में फुली टैक्सेबल होगी, ये एनुअली दी हुई है। ही कंट्रीब्यूट टू एन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जब बात आएगी तो हमने ट्रीटमेंट भी करना है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 द वर्किंग ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज एज फॉलो, कहता 2020 में उसकी जो वर्किंग दी गई है वो ये दी गई है। सबसे पहले जो उसने हमें दिया हुआ है वो है मिस्टर अरशद अवान एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयर सबसे पहले हम कर लेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, तो हमने कर लिया एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल होता है बट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। दूसरे नंबर पर
ये सैलरी से ही टैक्स की डिडक्शन के बाद ही हमें मिल रहा होता है, इसलिए तो इसे हम एग्जाम्प्ट कॉलम में लिखेंगे और डबल अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमें देखते हुए पता चल सके कि ये अमाउंट टैक्सेबल होनी नहीं थी। तो हमने इस वैल्यू को क्या किया, फुली एग्जाम्प्ट कर दिया। दूसरे नंबर पर हमारे पास है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। फिर कह रहा है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट दी हुई 6,65,000। तो दोनों हमेशा इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, सेम एज इट इज़। हम इसे लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का नाम दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ऊपर हेडर लिख के इसे अंडरलाइन कर लें, चाहे वैसे ही लिख लें। उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के सामने इसकी अमाउंट भी लिख लेनी है, सेकंड लास्ट कॉलम में 65,000 जो उसने दिया होगा। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो ट्रीटमेंट करना है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट जो हमें याद रखना है। बाकी उसने खुद क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें दी होंगी उसके मुताबिक हम करेंगे। तो नंबर 1, 10% ऑफ हाउस सैलरी हम लेंगे। सैलरी कैसे बनेगी? सैलरी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि सैलरी जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो सैलरी इज इक्वल टू हुआ करती है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अनाउंस। इन दोनों को ऐड करके फिर हम सैलरी बनाएंगे। इस क्वेश्चन में अब डीएनएस अनाउंस नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक सैलरी का ही 10% ले लेंगे। तो अब क्या है, 10% ऑफ नंबर 1 हम सैलरी लेंगे। तो सैलरी कितनी थी बेसिक सैलरी? 6,50,000। तो हमने 6,50,000 का 10% ले लिया, जो कि हमारे पास 65,000 आ गया। तो नंबर 1 हमारे पास वैल्यू आ गई 65,000 की, ये हमने लिख ली। नंबर 2 हम अपने पास से लिखेंगे 1,50,000, ये हमेशा आप इतना ही लिखेंगे। तो इन दोनों में से अब एक अमाउंट ने इसी 65,000 में से जाके लेस होना है। तो इसी 65,000 में से लेस होना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी, विच एवर इज लेसर विल बी डिडक्ट, उसे हम माइनस कर देंगे। तो दोनों में से लेसर कौन सी आई है? हमारे पास 65,000 ही लेसर है। और जब भी माइनस करेंगे तो हम भी दिन ब्रैकेट रखेंगे चीज़ों को, अमाउंट्स या फिगर्स को, और डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन उसके नीचे कर देंगे, ताकि देखते हुए पता चल सके कि यहाँ से वैल्यू आगे ट्रांसफर होगी फाइनल कॉलम में कुछ ना कुछ। तो आगे क्या जाएगा? आगे कुछ भी नहीं जाएगा जी, ज़ीरो वैल्यू जाएगी। इसके नेक्स्ट उसने नेक्स्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ जी, यही वो वैल्यू थी बस जिसकी हमने, बल्कि इंटरेस्ट क्रेडिट है, सॉरी इंटरेस्ट क्रेडिट के हवाले से तीसरे नंबर पर पॉइंट है, इंटरेस्ट क्रेडिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन द टोटल अमाउंट इन फंड। कहते हैं 15%, एक रेट हमें पता है वो 16% है, हमेशा हम उसे ऊपर रखेंगे, नीचे जो रेट उसने दिया होगा उसे हम रखेंगे। अब इसके हवाले से अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट का सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से विच एवर इज लेसर विल बी डिडक्टेड। तो लेसर वैल्यू कौन सी आई है, पहले हम ये देखें। लेसर वैल्यू हमारे पास 61,667 ही आई है असल में। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में जो रेट है, जब कभी भी जो क्वेश्चन में रेट है, अगर वो रेट 16% के बराबर है या 16% से कम है, तो आगे कुछ भी नहीं जाना। याद रखिएगा, कहीं फार्मूला गलती से भी ये ना हो आप पेपर में 16% नीचे रख लें और उसके वाला ऊपर रखें, तो फिर कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जब भी कभी 16% से कम रेट हो या 16% के बराबर हो, तो दोनों सूरतों में आगे कुछ भी नहीं जाना। या उसने बताया ही ना हो तो फिर भी हम कितना लेंगे, अपने रेट के इक्वल ही लेंगे, तो फिर भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो 100% ही रहेगी वैल्यू। 16 तकसीम 16,000 58,000 करेंगे तो आपको पास 58,000 ही आएगा। अब इन दोनों में से जो लेसर थी वो हमने माइनस की, तो वो हमारे पास 61,867 आएगा। माइनस में यहाँ से हम आगे कभी भी नहीं फाइनल कॉलम में लिखेंगे, तो हमारे पास कुछ भी आगे नहीं जाएगा। तो हमारे पास उसकी टोटल इनकम कितनी बन गई? टोटल इनकम हमारे पास 6,50,000 रुपये ही आएगी, जो कि उसकी एक्चुअली टोटल इनकम है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी यही इनकम उसकी क्वेश्चन में टोटल हुई हुई है। इनकम आती है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम कहते हैं। हमारे पास टोटल इनकम उससे पहले इसमें कोई टैक्सेबल इनकम डिडक्शन को दी नहीं हुई, इसलिए हम उसे अभी डिस्कशन में नहीं लेके आते। तो उसने कहा जी सबसे पहले इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करें। क्या दिया जी? सैलरी 35,000 पर मंथ। तो क्या करेंगे, सैलरी का 35,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमारे पास ये 4,20,000 रुपये 4,20,000 की अमाउंट जो होगी ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी फुली टैक्सेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ जी बोनस, और कह रहा है जी 6 मंथ ऑफ सैलरी, 6 माह की सैलरी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 35,000 जो उसकी बेसिक सैलरी थी उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 2,10,000 की वैल्यू आ जाएगी बोनस के हवाले से। फिर कह रहे जी स्पेशल एडिशन अनाउंस। स्पेशल एडिशन अनाउंस कितने दिए जी? उसने 30,000 के हमारे पास दिए हुए, तो ये भी हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए। तो उसके बाद ये अनाउंस फॉर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम यूटिलिटी अनाउंस कहा करते हैं। जो बिजली के बिल वगैरह मिलते हैं हमें, हम इन्हें यूटिलिटी अनाउंस कहते हैं। यूटिलिटी अनाउंस की अमाउंट उसने 12,000 दी हुई, तो ये फुली टैक्सेबल होगी। उससे नेक्स्ट उसने दिया हुआ जी हमें हाउस रेंट अनाउंस। हाउस रेंट अनाउंस भी फुली टैक्सेबल होता है। फैसिलिटी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, अनाउंस का नहीं करते, अनाउंस फुली टैक्सेबल होता है। और लास्ट पे हमें दिया हुआ है कन्वेंस अनाउंस 9600 का। तो ये सारी उसने वैल्यूज़ दी हुई थी 9600 का, ये हमें दिया हुआ है। सॉरी थोड़ी वैल्यू आगे पीछे हो गई हैं, इसे हम कोशिश करके करेक्ट कर लेते हैं।
गड़बड़ेशन कहाँ से हुई है देख लेते हैं। 35,000 हमारे पास सैलरी थी, बोनस था, 30,000 स्पेशल एडिशन अनाउंस था, यूटिलिटी अनाउंस सॉरी 2 दफ़ा लिखा गया है जिस वजह से ये मसला आया है। तो हमारे पास ये टोटल करने पर वैल्यू बन गई 7,21,000 रुपये की अमाउंट है, जो क्या होगी हमारी टोटल इनकम होगी 21,600 रुपये की। तो देख लें आपके पास बुक में भी यही सेम एज इट इज़ अमाउंट आई हुई है। उसके बाद ये लिस्टेशन नंबर 17 है, मिस्टर तौसीफ अहमद इज़ एम्प्लॉयड। हम सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लें, मिस्टर तौसीफ अहमद, बाकी सारे पार्टिकुलर सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होना। इज़ एम्प्लॉयड इन अ स्केल ऑफ 32,000, 3,000 एंड 47,000। ये उसने क्या दिया हुआ है, ये बेटा उसने MTS दिया हुआ है। MTS को हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी के नीचे जस्ट राइट डाउन कर लिया करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर कहीं हमें क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिस पर हमने MTS पर मिनिमम टाइम स्केल पर कैलकुलेशन करनी थी, तो वो हमें करने में आसानी और इसे क्वेश्चन का पार्ट बना देते हैं। उसने हमें जो बेसिक सैलरी दी हुई साथ ही MTS दिया होता है, जो कि हमने राइट डाउन कर लिया है। हिज बेसिक सैलरी ₹35,000 पर मंथ। 35,000 रुपये जो है उसकी एक माह की सैलरी है, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 4,20,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 13 जून 2020 आर गिवन बिलो। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम। कहते हैं जी कुछ दूसरे एडवांटेज भी उसे दिए जा रहे हैं, वो भी देखें। तो सबसे पहले जो उसने एडवांटेज दिया वो दूसरा वो क्या है, DNS अनाउंस है। तो DNS अनाउंस क्या किया करते हैं हम, फुली DNS अनाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कितनी अमाउंट दी हुई जी, 18,000। हमें ये नहीं बताया कि पर मंथ है या एनुअल है, तो इसे हम क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे और ये एनुअल ही हम कंसीडर करेंगे। इंटरटेनमेंट अनाउंस दिया हुआ है और इंटरटेनमेंट अनाउंस का हमने जो ट्रीटमेंट पढ़ा वो क्या फुली टैक्सेबल होता है। इंटरटेनमेंट अनाउंस कितने दिया है जी, 26,000 के हमारे पास है इंटरटेनमेंट अनाउंस। उसके बाद जी कन्वेंस अनाउंस दिया है, तो कन्वेंस अनाउंस का हम क्या ट्रीटमेंट किया करते हैं, फुली टैक्सेबल। 24,000 की अमाउंट दी हुई जो हमें कन्वेंस अनाउंस की दी हुई है। कन्वेंस अनाउंस से नेक्स्ट उसने दिया हुआ जी कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसे हम क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन कर लें हेडर के तौर पर क्वेश्चन में, और इसके बाद इस सारे का कंट्रीब्यूशन की हम कैलकुलेशन करेंगे। अब इस कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले वो कह रहा है जी मिस्टर तौसीफ कंट्रीब्यूशन, मतलब किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इसे हम क्या किया करते हैं, फुली एग्जाम्प्ट किया करते हैं। कितनी अमाउंट दी हुई है, 13,000 की, तो ये हमने 13,000 क्या कर लिया, फुली एग्जाम्प्ट है। इसे हम चाहें तो मैंने आपको बताया था कि डबल अंडरलाइन करना चाहिए ताकि आसानी से अंडरस्टैंड होता रहे कि ये अमाउंट जो है एग्जाम्प्ट हुई है किसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होता है, नंबर 1 10% ऑफ सैलरी, नंबर 2 हमारे पास 1,50,000 की अमाउंट हम खुद से लिखा करते हैं। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था कितना, 13,000 का। सबसे पहले तो हम ये चीज़ मेंशन करें कि वो असल में कंट्रीब्यूशन था कितना, तो हमने 13,000 को मेंशन कर लिया जी, ये इतना था कंट्रीब्यूशन। उसके बाद 10% ऑफ सैलरी लेंगे। सैलरी का 10% लेने पे ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 लाख। अच्छा, सैलरी में सबसे पहले DNS अनाउंस इस सवाल में उसने दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल करना पड़ेगा मेरा बेटा। कैसे, 4,20,000 प्लस कितना जी, प्लस 15,000, सॉरी DNS अनाउंस 18,000 प्लस 18,000 हम कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल आ गया 60,000 की अमाउंट आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 पर हम कैलकुलेशन, 4,20,000 है, 42 सॉरी गलती से हो गया, 4,38,000 हमारे पास आ गया। 4,38,000 हमारे पास सैलरी बन गई, क्योंकि जब हम प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करते हैं तो सैलरी इज इक्वल टू हुआ करती है बेसिक सैलरी प्लस DNS अनाउंस। तो ये 4,38,000 मल्टीप्लाई भी 10% करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 43,800 की। ले जी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। दूसरे नंबर पर 1,50,000 हम अपने पास से लेंगे। इन दोनों में से विच एवर इज़ अ लेसर विल बी डिडक्ट। दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो विच एवर इज़ लेसर विल बी डिडक्ट। अब 13,000 में से इन दोनों में से किसी एक वैल्यू ने माइनस होना आगे, इस 48,800 में से या 1,50,000 में से। तो लेसर अमाउंट कौन सी, 43,800।
43,800 को मैंने आपको कहा जब भी माइनस करने की बारी आएगी तो आप हमेशा ब्रैकेट्स के साथ मेंशन करें ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि क्या हुआ है क्वेश्चन में, और इसे अंडरलाइन करें। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आगे जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, कुछ भी नहीं मेरा बेटा बचेगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की लेसर अमाउंट जो है वो आ ही से ग्रेटर रही है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट है ही, बाकी आगे कुछ नहीं जाना। ट्रीटमेंट हमने किया है लेकिन आगे कुछ नहीं जाना, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। थर्ड वन अमाउंट है इंटरेस्ट क्रेडिट की। अब हम उसकी भी हेडिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट क्रेडिट की हेडिंग दी, उसकी वैल्यू भी लिख लेंगे, वैल्यू भी हमने लिख ली। वैल्यू लिखने के बाद नंबर वन हम क्या किया करते हैं, 1/3 ऑफ सैलरी लिया करते हैं। अब 1/3 ऑफ सैलरी लेंगे तो हमारे पास सैलरी हमने बनाई हुई है कि ये कितनी सैलरी 4,38,000, तो ये इसका हम 1/3 ले लेते हैं। 1/3 लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी। वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू भी हम क्वेश्चन से देखते हैं, अगर हमें मिल जाए, अगर तो उसने दी हुई तो हमें मिल जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिट, ये जी हमारे पास इंटरेस्ट क्रेडिट का उसने ट्रीटमेंट किया हुआ है, नॉट अलाउड लिख दिया सिर्फ, क्योंकि उसे वो कहता है अंडरस्टैंडिंग थी मुझे कि आगे कुछ नहीं जाना। हम इसकी इंशाल्लाह कैलकुलेशन करते हैं, अभी मैं इसे कैलकुलेट कर जरूर करें। उसके बाद जी नोट दिए हुए हैं, नोट आपने जरूर पढ़ लिया करना है। नोट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, उससे पहले बल्कि ट्रैवलिंग अनाउंस दिया हुआ है। ट्रैवलिंग अनाउंस होता है TADA, और ये क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। इसे स्पेशल अनाउंस भी कहते हैं ट्रैवलिंग अनाउंस को। तो स्पेशल अनाउंस दिया हो या TADA दिया हो तो ये इस सूरत में क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। 15,000 का हमने कुछ भी नहीं करना। नोट दिया हुआ जी, मिस्टर तौसीफ अहमद हैज़ बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश अकामोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। उसे उसके मालिक की तरफ से घर में रहने की सहूलत मिली हुई थी, मतलब पैसे नहीं मिल रहे, सहूलत मिली है। मिस्टर तौसीफ अहमद वाज इंटाइटल्ड, वो इस काबल था, उसकी जो पोस्ट थी उस पर इस चीज़ की हैसियत थी उसकी कि उसे क्या मिलता है, अकामोडेशन ऑफर अनाउंस रुपीज़ 1 लाख इफ़ अकामोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड हिम। अगर उसे ये घर में रहने की सहूलत ना मिलती तो कह रहा जी उसे फिर वो इस काबिल था कि उसे इतने अनाउंस मिलते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाउस रेंट अनाउंस, हाउस रेंट फैसिलिटी, मैं HRF लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखिएगा। नंबर टू हम क्या करेंगे, रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट लिख लेंगे। रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट लिख लिया हमने। अब रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट के सामने कितनी वो अमाउंट उसने कही थी, वो कह रहा थी 1 लाख रुपया हमें मिलना है। अगर ये सहूलत ना मिलती तो हम क्या करेंगे, 1 लाख इसके सामने लिख लेंगे रेंट इंटाइटलमेंट की अमाउंट के सामने। नंबर 1। नंबर टू क्या करना है, नंबर 2 हम 45% ऑफ MTS लिया करते हैं। MTS इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये देखना दिया हुआ है जी 32,000 का हमारे पास MTS है, हम 45% ऑफ MTS ले लेंगे। MTS का 45% लें कितना है जी, 32,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 45%। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी सारे की, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 17, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3,84,000 की। तो 3,84,000 दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमें इन दोनों में से किसी एक अमाउंट पर टैक्स लगाना था, और जब टैक्स लगाने की बारी आती तो वह हमेशा क्या कहता है, विच एवर इज़ हायर विल बी टैक्सेबल। इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। तो बड़ी अमाउंट कौन सी है, 3,84,000 जो है वो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट आई है। इस पर हम क्या करेंगे, टैक्सीज अप्लाई कर देंगे। टैक्सीज अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 5,28,000 रुपये आ गई। अब इससे नेक्स्ट भी कुछ चीज़ें उसने दी हुई थी, वो भी हम देख लेते हैं वो क्या है। नोट के अंदर इसने सेकंड पॉइंट दिया हुआ था, सैलरी ऑफ स्वीपर हाउस वर्क इन मिस्टर तौसीफ अहमद अकामोडेशन इज रुपीज़ 72,000। याद रखिएगा जब कभी भी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो भी क्या होती है, फुली टैक्सेबल होती है। तो ये क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ सर्वेंट कितनी है जी, सैलरी ऑफ सर्वेंट वो कह रहे हैं जी 72,000 की जो सैलरी ऑफ सर्वेंट है वो ये बंदा जो है पे कर रहा है। अब इन सारी अमाउंट्स का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,84,000। क्वेश्चन से भी देख लेते हैं क्या इसका आंसर है। ये जी हमारा गलती होगी कहीं पर, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है।